डॉक्टर साहबा, अब ईद के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये जो थोड़ी सी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि बड़ी तकसीम है, बड़ी डिविजन्स हैं, नफ़रतें बहुत बढ़ रही हैं, तो ईद के बाद आपको लग रहा है कि थोड़ी मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा होगी या मुज़ाहमत ही करनी है? देखिए, अब ये सब सियासी जमातों पर इन्हिसार है और मुझे नहीं पता कि ईद उसमें कोई रोल प्ले यकीनन ईद में जब ख़ानदान वाले साथ होते हैं तो पुराने बातें, एक दूसरे से गिला, ये सारी तो एक रवायत है कि शादियों में। क्योंकि आपने भी बड़ा मुश्किल वक्त देखा हुआ है, आपके वालिद साहब ने भी बड़ा मुश्किल वक्त हमारे देखा लिए हुआ तो जी ये उतार चढ़ाव, ये जो हमने 8-9 साल जनरल ज़िया पोस्ट भुट्टो साहब की शहादत के बाद एक बहुत तारीखी दौर से हम गुज़रे हैं। हमारे बचपने तो ऐसे ही कभी वालिद को मतलब यही है कि जेलों में और इसी कज़न हमारे, तो ये सारी चीज़ें तो एक सियासी ख़ानदान का हिस्सा होता है एंड वी टेक इट इन आ स्ट्राइड। ये भी नहीं जैसे आपको एक अवाम के आगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, आप कभी अपनी वीकनेस नहीं दिखाते, तो ये सारी हमारी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। हालांकि इस वक्त पीटीआई वालों को बहुत तकलीफ़ होती है लेगेसी पॉलिटिक्स से, लेकिन जो लेगेसी पॉलिटिक्स है ये आपको ये सिखाती है, ये सारी चीज़ें बचपनों से हमने ये देखा है। तो ईद में एक ये स्पेशल बात होती है कि गिले शिकवे भी निकल आते हैं पुराने और फिर सुलह भी हो जाती है। तो आई होप कि अब पोस्ट ईद भी यही हम आपस में एक ही ख़ानदान है, यही नेशनल असम्बली की मुझे 16 साल हुआ है, मैंने ये कुर्सियों में हम कभी किधर एक ही में एक म्यूज़िकल चेयर्स में हम एक दूसरे को कभी गवर्नमेंट कभी ऑपोजिशन, कभी आगे कभी पीछे, कभी फ्रंट बेंच बैक बेंच, यही हम आपस में वही तकरीबन 80-90% सेम कम्युनिटी है। हम एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, हमारे ख़ानदानी भी हिस्टोरिकली भी, और ये मैं समझती हूँ सियासतदानों पर अब ये इन्हिसार जो हम बात तो करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन सब सियासी जमातों को बात समेत अपोजिशन को हमें इस मुल्क के लोगों को अगर मसाइल से निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो एक फ़िक्स्ड हमारी पोजीशंस हैं उसमें से निकल के एक दूसरे से बातचीत हम अगर करेंगे तो फिर ये जो इदारों की तकसीम की बात हुई ये अनप्रेसिडेंटेड है, जो हमने पिछली हाइब्रिड हुकूमत से लेकर आज तक जो हम देख रहे हैं, जो आपने भी बात की और आजकल ये कॉलम भी अभी इन्होंने एक लिखा और मैंने बहुत दिलचस्पी से वो सुना भी कि ये जो अब तकसीम हो गई है इदारों में, ये एक बहुत ही ख़तरनाक लेवल तक आ पहुंची है। तो वेदर इस्टेब्लिशमेंट की तकसीम हो या हमारे ब्यूरोक्रेसी में तकसीम हो, जुडिशरी में तकसीम हो, अब इसको मैं नहीं समझती कि हम इदारों पर कर सकते हैं कि ये आपस में ये मसले नहीं। आई थिंक पॉलिटिशियंस हैव टू कम आउट एंड प्ले द रोल। जब हम एक फॉर्म में, और फॉर्म ये है कि इस मुल्क के सियासी तकाज़े भी हैं, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स भी हैं, अगर उनमें हम एक फ़िज़ा क्रिएट करेंगे कि लोगों को एक तसल्ली होगी कि कहीं ना कहीं अब सिस्टम जो है चल पड़ा है, तो मैं समझती हूँ ये ही एक मैसेज देगा इदारों को भी। और हम कुछ बुनियादी ग्राउंड रूल सेट करें, जो हमारे चेयरमैन साहब ने भी बारहा कहा है। हमारी इलेक्शन कैंपेन ये चली थी कि हम नई पॉलिटिक्स को लेके आएँ, और ये नई पॉलिटिक्स यही है कि हम आपस में सियासतदान जो बोझ है जो हम इदारों के कंधों पर रख रहे हैं, जो बहुत बुरी रवायत है इलेक्शंस, और ये आई वुड अगेन से कि ये 2018 में ये ब्रेक हुआ है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा एक स्टेप था, तो दैट वी हैव टू नाउ गो मूविंग फॉरवर्ड। हम सबको ये सोचना है कि हम एक दूसरे के लिए ये जो मुश्किलात बनाई हैं, हम नहीं चाहते कोई भी। पीपल्स पार्टी में जब पहली दफ़ा सदर थे आसिफ जरदारी साहब, तो उन्होंने यही एक सेट हमारा ये था कि भाई हम सियासी विक्टिमाइजेशन, सियासी प्रिजनर्स, इन चीज़ों में हम यकीन नहीं रखते। और मैं समझती हूँ कि ये जो कैदें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, यस रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, 9 मई का इशू रिजॉल्व होना चाहिए, वो जुडिशल कमीशन में हो रहा है या पार्लियामेंट में हो रहा है, लेकिन होगा सियासत से, सियासत से बाहर नहीं। अगर हम सियासत किसी और दरवाजे पे फेंकेंगे, अदलिया के आगे फेंकेंगे और हम इस्टेब्लिशमेंट के आगे सियासत को फेंकेंगे,
तो फिर हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएं। ये बड़ी ही अहम बात की है डॉक्टर नफीसा शाह साहबा ने कि अगर हर सियासी मामला जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के सामने चला जाएगा तो फिर सियासतदान जो हैं उनके अपने इख्तियार में क्या चीज़ रह जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने वक्फे से पहले एक बड़ी अच्छी बात की कि ये जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, सियासी तकसीम बहुत बढ़ गई है, ख़त्म होनी चाहिए। आप नहीं समझते कि अगर एक बड़ी तादाद में पॉलिटिकल वर्कर्स और सियासी जमातों के रहनुमा जेलों में होंगे तो पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी मीर साहब, इसके कई और फैक्टर्स हैं। मैं एक चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में आगे क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैशत को बेहतर बनाना, पाकिस्तान में अभी तो दहशतगर्दी की जो लहर आई है इसको काबू करना, तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाना, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाना, सारा कुछ ज़रूर करें। लेकिन एक बात जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि हमें अपने नौजवानों की ख़ास तौर पर जहन साजी करनी चाहिए, किरदार साजी पे तवज्जो देनी चाहिए और उसे बाकायदा अपनी एक शऊरी कोशिश का सियासतदानों को हिस्सा बनाना चाहिए कि हमने ये करना है। जो सोशल मीडिया और इन चीज़ों ने हमारे नौजवानों को, मैं तो ये बरमला कहूँगा कि एक राइट ट्रैक से किसी को राइट किया है, किसी को लेफ़्ट डिफ्लेक्ट किया है, वो मज़ा नहीं है। वो आगे जाके मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगी। पोलराइजेशन आपने बिल्कुल जो है ना वो सही कहा। अब देखें, बचपन में हमारे एक नज़म, इसी पोलराइजेशन में मैं आपको बात बताऊँ और लड़ाई जो सियासतदानों में है उस पर एक बात बताऊँ, डिवाइड पे बात बताऊँ कि मैं उसको पूरा तो मुझे याद नहीं है, वो दो परिंदों पे थी और उसका एक शेर मुझे याद रह गया कि लड़ते लड़ते होगी गुम, एक की चोंच एक की दुम, एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। अब तीतर कौन और बटेर कौन है ये मैं नहीं कुछ कहता। और शेर कौन है? किसकी गई और चोंच किसकी गई? इसको भी छोड़े, लेकिन गई ना, किसी की चोंच गई, किसी की दुम गई, आंदा भी जाएगी। तो लिहाजा इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होना, मकसद ये है। और दूसरा, बहुत जहन तो बहुत छोटे हैं। मैं ज़माना तालिब इल्मी में मैंने इनके दादा को माशाल्लाह देखा पॉलिटिक्स में, एंड ही वाज गवर्नर पंजाब, व्हाट अ लेगेसी उस वक्त के सियासतदानों की, और क्या वो दौर था। सजाद हुसैन कुरैशी साहब, जी सजाद हुसैन कुरैशी साहब, मखदूम साहब। तो मैं आपको अर्ज़ ये कर रहा था कि वो सियासत और आज की सियासत जो है ना, क्योंकि ये हमारे सामने तीसरी वो क्या कहते हैं ना जनरेशन बैठी है। तो सियासत में क्या होता था, वोट मिलते थे, डॉक्टर साहब इत्तफाक़ करेंगी परफॉर्मेंस पे, मैंने अपने हल्के में कितना काम किया, क्या डेवलपमेंट की, एक कैंडिडेट का करैक्टर क्या है, कितना वो ऑनेस्ट है, कितना उसके ख़िलाफ़ जो है वो एलिगेशन है नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है, असेंबली में बात करता है नहीं करता, तालीम, ये सारी बातें होती थी। अब वो सारे फैक्टर माइनस हो गए हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सियासत में। अब सियासत में आ क्या गया है, पाकिस्तान की सियासत वो रह गई है बड़क या सड़क। अब ये बड़क और सड़क वाली सियासत पाकिस्तान की सियासत को और निज़ाम को कहाँ लेके जाएगी, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें दूसरों को, सियासी जमातों को, दूसरे सियासी किरदारों को, उनके नज़रियात और उनके वजूद को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना होगा। और कोई भी, मैं कहूँगा कि मरला हो, अभी तय कर लें या आज से 5 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, 20 साल बाद करें, आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी, तभी इस निज़ाम ने आगे चलना है। जी ज़ैन कुरैशी साहब, बैठ के बात करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं वो तो हमें ये बता रहे हैं कि भाई ईद के बाद कोई मुफाहमत नहीं, सिर्फ मुज़ाहमत। मीर साहब देखें, जहाँ तक तो चौधरी साहब की बात है ना पोलराइजेशन की, उस हक़ तो मैं इनके साथ 100% एग्री करता हूँ कि हमारा निज़ाम बड़ा पोलराइज हो गया है और हमने अगर निज़ाम को चलाना है तो हमें इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना जी, उसको कम करना पड़ेगा। जो माहौल ख़राब हुआ है ना उसको बेहतर करना पड़ेगा। पिछली जो असेंबली थी उसके अंदर मैं YPF का सदर था, तो मैंने एक बाई पार्टिज़न ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने तमाम जमातों के जो नौजवान MNAs थे उनको इकट्ठा किया था। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट ही ये था कि हम कम से कम जो ये बैगेज नहीं लेके आते पिछले। आपने एक और भी बड़ा अच्छा काम किया था, आपने पार्लियामेंटेरियंस की एक क्रिकेट टीम बनाई थी। क्रिकेट टीम भी बनाई थी और उनको वर्ल्ड कप भी जिताया था। हाँ, तो वो भी किया था और उसका मकसद ये था। और आपने देखा उसमें हुकूमत ऑपोजिशन इकट्ठी थी, हम इंग्लैंड गए, हमने वहाँ पर जाके क्रिकेट खेली, हम एक टीम बन के मुल्क के लिए खेले, हम वर्ल्ड कप जीत के आए। मतलब जस्ट बट इस बाय पार्टिजन ग्रुप को भी बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए नौजवान MNAs को, जिनका ये नहीं है कि 30 साल से एक दूसरे को लड़ते आ रहे हैं और किसी की चोंच और किसी की दुम जो है पकड़ी हुई उन्होंने। और हमें बड़ी उसमें अच्छी ट्रैक्शन भी मिली, बड़ा अच्छा काम भी हुआ। लेकिन जहाँ मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ,
कि उस हमने एनिमोसिटी को कम करना है, उस खींचातानी को हमने कम करना है, वहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि आपको भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना होगा। जहाँ पे आपने देखिए, फिर वो बात करते हैं कि इनकी घिसी पिटी बात है, लेकिन बात हकीकत है। मेरे समझने में आप पाकिस्तान के नौजवान को क्रेडिट नहीं दे रहे। पाकिस्तान में चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, बड़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रही हैं, और जो आप कहते हैं ना कि ट्रैक से उनको उतार दिया गया, किसी को ट्रैक से नहीं उतारा। यकीन जाने मीर साहब, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का वोटर इतना बाशऊर हो गया है कि उसको वो बात पता है जो शायद आपको और मुझे ना पता हो पहले। हाँ। देखते भी हैं, ख़बर पे भी वो ट्रैक भी करते हैं चीज़ों को, और अब वो आपका एहतसाब भी करते हैं। अब वो आपसे, जो हम बात कर रहे हैं ना कि पहले हमें परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मिला करते थे, यकीनन पहले ऐसे ही होता था। हल्के में आपने कितनी डेवलपमेंट कर दी, क्या स्कूल बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने खंबे लगाए, कहाँ पे गैस मुहैया कर दी, जैसे आप फरमा रही, हमारे बुजुर्गों को भी ऐसे वोट मिलते थे। आज सर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। आज का जो वोटर है वो आपसे जवाब मांगता है। अब हमें ये तो हमारी गलत फहमी है ना कि अगर मुझे लगता है कि मेरा वालिद 7 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर रहा है या मेरा दादा गवर्नर रहा है पंजाब का, तो मुझे उसके कहने पे वोट मिल जाएगा। सर वो वाला खाता हो गया ख़त्म। अब पाकिस्तान का वोटर जो है वो आपसे आपकी परफॉर्मेंस मांगता है, वो कहता है आप क्या कर रहे हैं। एक जुमला मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं जो सब कंप्लीट करें, उसके अंदर आपको अब आप ये नहीं कर सकते कि अगर उसको लगता है कि उसका मैंडेट चोरी हुआ है, अगर उसको लगता है कि उसने 8 फरवरी को किसी को वोट कास्ट किया है, फॉर्म 45 लेके बेचारा बैठा है, फॉर्म 45 में और कहानी है, फॉर्म 47 में और कहानी हो गई है, और वो उसके ऊपर जब आवाज़ उठाता है तो आप कहते हो कि जी नहीं ये जो है ट्रैक से उतर गए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ईद के बाद मफाहमत चाहते हैं तो आपको इन 2-3 चीज़ों का सदेबाब करना होगा। जो मैंडेट का चोरी होना है, इसके ऊपर आपको कोई ना कोई, अब जैसे कि जजेस के ख़त के ऊपर सुओ मोटो एक्शन ले लिया चीफ जस्टिस साहब ने, क्या कितना अच्छा हो कि इसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया जाए और एक ही दफ़ा फैसला हो जाए, ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली कहानी ख़त्म हो जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बस मैं सिर्फ एक चीज़, आप जरूर करें, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम वाकई ही संजीदा तौर पे चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को आगे लेके जाएं, और जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा, हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें। पार्लियामान जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, लॉ मेकिंग बॉडी है, और पार्लियामान को ही ये फैसले करने चाहिए। तो हमें फिर अपने घर को भी ठीक करना होगा और हमें यहीं से शुरुआत करनी होगी। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जी कि ज़ैन की मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि नौजवानों में शऊर है, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने ये भी फरमाया जनाब कि आज का नौजवान जो है वो एहतसाब भी करना जानता है, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे एतराज़ किस बात पे है? मुझे एतराज़ है कि जो तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को एहतसाब का तरीका सिखाया है कि सड़क पे कोई सियासतदान मिले उसे पकड़ लो, अगर कोई रेस्टोरेंट में किसे बैठा है जाके उसको गलमे से पकड़ लो, उसको गिरबान से पकड़ लो, हर एक को जनाब एहतसाब तुम सड़क पे शुरू कर दो, ठीक है जी। ये एहतसाब का तरीका, ये एहतसाब का तरीका अगर ये एहतसाब का तरीका आप नौजवानों को सिखाएंगे तो मुझे आप ये बताएं कि हमारे नौजवान आपका एहतसाब करेंगे, आपके नौजवान हमारा एहतसाब करेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो तमाशा लगेगा और उसके बाद के जो नताइज होंगे वो क्या होंगे। चलो सर, इसी बात में और एक और पॉइंट जो आप बार बार आप कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी को वोट मिला और फिर 9 फरवरी को क्या हुआ। मैं कहता हूँ जी कि 2018 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन दोनों का मुकम्मल कमीशन बना के, दोनों का साइंटिफिक, आप वो क्या कहते हैं जी, मवाजना करें और इसका सारा कुछ आप इसका निकालें, साइंटिफिक क्या कहते हैं जी, सब उसे एनालिसिस करें, ऑपरेशन करें, सब कुछ करें। सर मैं दोनों का मुख्तलिफ जवाब ले लें। दो मुख्तलिफ जवाब। पहली बात तो सर, आई एम ऑफ द व्यू 2 wrongs don't make a right। अगर आपको लगता है 18 में गलत हुआ था और 24 में भी गलत हुआ है तो ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। आप बेशक 18 का भी एहतसाब करें, 24 का होना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमने उनको जो एहतसाब का तरीका सिखाया वो गलत है, हम मान लेते हैं हमारा तरीका गलत है। आप एहतसाब के अमल को शुरू कर दें, आप इस प्रोसेस को शुरू कर दें, तरीका उनका खुद ठीक हो जाएगा। जब आप उनको दीवार से लगाएंगे, जब आप उनके पर ज़दोकोब करेंगे, जब आप उनको जेलों में डालेंगे, जब हज़ारों ऐसे लोग जेलों में होंगे, नौजवान, ख़वातीन, औरतें, बच्चे, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक ही नहीं था, जिनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र कर दिया, पहली तकरीर में, तो फिर आप कहेंगे कि वो इश्तिहाल में ना या वालों की बात हमेशा, तरीकाकार सबका ठीक हो जाए।